हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी इन कोलैबोरेशन विद विद्या मंदिर क्लासेस सूरत। और आज हम बात करेंगे कि एसएचएम में टाइम पीरियड कैसे निकाला जाए। हमने एसएचएम की जो बेसिक बातें थी वो सारी देखी थी। हमने डेफिनेशन देखी एसएचएम की कि जब फोर्स या एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स हो तो एसएचएम की कंडीशन बोली जा सकती है। फिर हमने देखा कि एनर्जी कैसे वेरी करती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। ये सारी बातें हो गई। अब जो क्वेश्चन आपसे बेसिकली अच्छे से पूछे जाते हैं हर एग्जाम में वो होते हैं टाइम पीरियड वाले। आपको एक सिस्टम दे देंगे। सिस्टम मतलब स्प्रिंग लगा दिया, स्ट्रिंग लगा दी, ब्लॉक्स लगा दिए, पुली लगा दी, इंक्लाइन प्लेन लगा दी, ऐसा कोई भी एक सिस्टम दे सकते हैं। उस सिस्टम से आपको पूछ लेंगे कि बताइए अगर ये इसको रिलीज किया जाए, अगर ऑसिलेशन कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, तो उसका टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो हमें कुछ स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं वो फॉलो करनी चाहिए। तो फॉलो करने के लिए क्या क्या है। तो सबसे पहली स्टेप जो होती है वो स्टेप ये होती है कि आप जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये है तो उस टाइम पे उसके लिए आप नेट फोर्स लिखिए। ठीक है। तो पहले कंडीशन है फाइंड स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। फाइंड स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये आपकी पहली कंडीशन है। ओके। और इसी को अपन क्या कहते हैं, इसी को अपन कहते हैं मीन पोजीशन। तो बेसिकली आपको जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो मीन पोजीशन निकालनी है। तो अपन साथ साथ इसको यहाँ अप्लाई भी करते रहते हैं। जैसे ये जो आपके सामने डायग्राम है, इसी डायग्राम में अपन देखें तो पहली बात अपने को मीन पोजीशन निकालनी थी। अब आप सोचोगे कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग के नीचे मास लगा रखा है, तो ये स्प्रिंग थोड़ी सी इलैंग्वेट हो जाएगी। इसका एलोंगेशन कितना होगा वो अपने को देखना है। तो अगर ये नेचुरल लेंथ स्प्रिंग यहाँ तक थी, लेकिन मास के लटकाने की वजह से ये इतना एलोंगेट हो गई जिसको आपने बोला एक्स नॉट। तो हम जानते हैं कि एक्स नॉट कैसे निकाला जाएगा। एक्स नॉट निकालने का तरीका, यहाँ पे फोर्स बैलेंस करते हैं। इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg, तो आपने mg इधर लगा दिया। और ऊपर की तरफ इस पे स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। स्प्रिंग फोर्स लगता है, हम जानते हैं स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू k इंटू एक्स। दिस इज स्प्रिंग फोर्स। तो कितना इलोंगेशन यहाँ पे हुआ है, इलोंगेशन यहाँ पे हुआ है एक्स नॉट के बराबर। तो यहाँ पे आपने फोर्स लगा दिया के एक्स नॉट। अब अगर पोजीशन देखी जाए कि क्या पोजीशन यहाँ पे रही होगी, तो हम कह सकते हैं कि भैया जो के एक्स नॉट है वो इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में mg के बराबर होना चाहिए। नेट फोर्स जो है यहाँ पे 0 होना चाहिए। तो एक्स नॉट यहाँ से समझ में आ गया कि आना चाहिए mg बाय के। ठीक है। तो ये अपने को मिल गई इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये जो पोजीशन है इसके अबाउट ये यहाँ पे ऑसिलेशन करने वाला है, एसएचएम करने वाला है। ठीक है। अब दूसरी स्टेप क्या है। दूसरे स्टेप पे अगर चलें तो वो कहती है कि जो आपने इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाली थी उस पे आप रिलेशन लिख लीजिए और फोर्स का रिलेशन वहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में बना लीजिए, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो दूसरी आपकी स्टेप हो गई कि भैया राइट डाउन द मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन। राइट मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन। ठीक है भैया, ये दो काम अपन कर चुके। अब जो तीसरा स्टेप यहाँ पे आती है वो इंपॉर्टेंट है। तीसरी स्टेप क्या कहती है, अब इस मेन पोजीशन से आप इसे पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, एक छोटा डिस्प्लेसमेंट एक्स आप इसको दीजिए। ठीक है। तीसरी स्टेप क्या करिए, डिस्प्लेस द पार्टिकल बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स। ठीक है। अगर ये लीनियर एसएचएम है तो आप डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं इन केस ऑफ लीनियर एसएचएम। और अगर एंगुलर एसएचएम है तो यही अपन थीटा कर सकते हैं, थीटा इन एंगुलर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम क्या होता है हम आगे बात करेंगे, पर आप पेंडुलम से इसको समझ सकते हैं सीधा सीधा। तो पेंडुलम के केस में आप इसको थोड़ा सा थीटा से डिस्प्लेस कर देंगे। अच्छा, अब अगर थीटा अपन इसको यहाँ पे लीनियर एसएचएम है एक्स से डिस्प्लेस किया है तो देखते हैं क्या होता है। डायग्राम अपन देखते हैं। ये पोजीशन एमपी से, इस मेन पोजीशन से आपने इसको एक्स की तरफ नीचे पुश किया, एक्स डिस्टेंस के बराबर नीचे डिस्प्लेसमेंट दिया। ये अपनी आ गई नई पोजीशन जहां पे ये
अब ऑसिलेशन करने वाला है। अब अपने को फोर्थ स्टेप में क्या करना है कि जिस नई पोजीशन पे आप इसको लेके गए हैं वहां पे इस पे नेट फोर्स लिखिए। तो फोर्थ आपकी स्टेप, ठीक है भैया, अपने डिस्प्लेस पोजीशन पे नेट फोर्स लिखते हैं। तो देखो नेट फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब mg तो अभी भी नीचे लग ही रहा है इस पे, नीचे तो अभी भी mg के बराबर है। ऊपर स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ ही ये एक्स नॉट ही पहले से एलोंगेटेड थी और एक्स आपने अभी और कर दिया, टोटल एलोंगेशन इसका हो गया एक्स प्लस एक्स नॉट, जिसकी वजह से ऊपर फोर्स भी कितना लगेगा के टाइम्स एक्स प्लस एक्स नॉट। तो जो नेट फोर्स में यहाँ पे लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, एफ नेट अगर लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा नीचे लग रहा है एम जी और ऊपर लग रहा है के एक्स माइनस एक्स नॉट के बराबर। ये आपने लिख लिया नेट फोर्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब फिफ्थ स्टेप जो लास्ट स्टेप है वो क्या कहती है कि ये जो आपने नेट फोर्स लिखा है इसे कंपेयर कीजिए, कंपेयर विद माइनस के एक्स, जो आपका एंगुलर या जो आपका एसएचएम वाला फोर्स है उससे आपको इसको कंपेयर करना है, ठीक है। और अगर एंगुलर होता, एंगुलर एसएचएम के केस में टाउ इक्वल टू माइनस के थीटा, वो अपन कंपेयर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी अपन फोर्स को कंपेयर कर रहे हैं माइनस के एक्स से, अगर एंगुलर एसएचएम होता तो टॉर्क को माइनस के थीटा से कंपेयर करते हैं। तो चलिए कंपेयर करते हैं। अब आपने जो एफ नेट की इक्वेशन लिखी थी यहाँ पे, इसको मैं फिर से अगर लिखूं तो एफ नेट को लिख सकता हूँ, देखिए एम जी की जगह क्या मैं ये डाल सकता हूँ, ये इक्वेशन यूज कर सकता हूँ, देखिए ध्यान से, के एक्स नॉट, तो मैंने यहाँ लिख दिया के एक्स नॉट माइनस, इधर से आया के एक्स और इधर से आया आपका माइनस के एक्स और प्लस के एक्स नॉट, ये आ रहा है, ये सॉरी एक्स प्लस एक्स नॉट है ना, हाँ। सो माइनस एक्स नॉट यहाँ से मिल रहा है आपको, चलिए माइनस के एक्स नॉट, तो ये दोनों चीजें होगी कैंसिल, यहाँ से आपको मिला नेट फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स के बराबर, ये आपको मिल गया नेट फोर्स। अब हम जानते हैं कि अगर फोर्स के एक्स के बराबर होता है तो कैसे लिखा जाता है इसका टाइम पीरियड, हमने एसएचएम के बारे में बात की थी कि टाइम पीरियड आप हमेशा फोर्स को लिखेंगे या एक्सेलरेशन का बेसिकली लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर। तो अगर यहाँ से एक्सेलरेशन निकाला जाएगा तो क्या लिखूंगा, माइनस के बाई एम इंटू एक्स। तो यहाँ से अपने को ओमेगा स्क्वायर कितना मिल गया, दोनों कंपेयर करो तो के बाई एम के बराबर, या ओमेगा कितना मिल गया, रूट के बाई एम के बराबर। तो यहाँ से आप टाइम पीरियड लिख सकते हैं 2 पाई रूट ओवर एम बाई के, क्योंकि टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा के बराबर, टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहाँ से आपको टाइम पीरियड मिल गया 2 पाई रूट ओवर एम बाई के बराबर। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये अपने को फॉलो करना है किसी भी क्वेश्चन में, जो भी क्वेश्चन टाइम पीरियड का है, फ्रीक्वेंसी का आएगा, अगर फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इज 1/t, तो वो आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। तो हमेशा प्रोसेस ध्यान रखिएगा क्या क्या करना है। सबसे पहला काम, जो भी सिचुएशन दे रखी है उसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन आपको निकालनी है, उस मीन पोजीशन पे फोर्स की इक्वेशन लिखनी है। तीसरी बात, डिस्प्लेस करना है बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स, अगर एंगुलर है तो थीटा। चौथी बात, जो डिस्प्लेस्ड पोजीशन है उस पे अब नेट फोर्स लिखना है, उस नेट फोर्स को हमें के एक्स से कंपेयर करना है, अगर टॉर्क लिखा है तो के थीटा से कंपेयर करना है। इस कंपेयर वाली इक्वेशन को फिर अपन लिख सकते हैं यहाँ पे वापस इस तरीके से, जो यहाँ से आपको मिलेगा नेट फोर्स के बराबर, उस नेट फोर्स से आप एक्सेलरेशन लिखेंगे, उस एक्सेलरेशन को माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करेंगे, वहां से ओमेगा निकालेंगे और टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा लिखेंगे। क्लियर है? तो चलिए एक और देखते हैं यहाँ पे। अब इसी कंडीशन में देखिए ध्यान से, स्प्रिंग इस बार ऐसी दे रखी है ना, अभी आपने जो पढ़ा कैसी थी, स्प्रिंग वर्टिकल थी, अभी स्प्रिंग इस टाइप की थी। अब चाहे आप स्प्रिंग आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे दे दें, इस तरीके से दे दें, चाहे एक इंक्लाइन प्लेन पे दे दें इस तरीके से, ठीक है। हर एक में एसएचएम करने वाला है, लेकिन सभी में एसएचएम का टाइम पीरियड सेम मिलने वाला है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंटरेस्टिंग बात है। आप चाहें तो इसे प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए अगर मैं ये वाला केस लेता हूँ, इस वाले केस में बात करते हैं, तो इस वाले केस में ये जहां नेचुरल लेंथ में है वहां वो इक्विलिब्रियम में है, जब ये नेचुरल लेंथ पे है तो ये इक्विलिब्रियम पे रहेगी। या आप चाहे तो एक एफ नोट फोर्स लगा रखा है, तो एफ नोट फोर्स के हिसाब से अपन इक्विलिब्रियम कंडीशन देख लेते हैं कि भैया ये यहाँ पे रहा होगा, ये एफ नोट लग रहा होगा और ये एक्स नोट इसका इनिशियल एक्सटेंशन होगा और यहाँ कहीं इसकी नेचुरल लेंथ होगी, दिस इज नेचुरल लेंथ,
ये इनिशियल एक्सटेंशन एक्स नॉट हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, पहली कंडीशन आपने देख ली कि इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालनी है, उसकी इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन लिखेंगे तो लिखेंगे के एक्स नॉट इक्वल टू एफ नॉट, ये इक्वेशन लिख दी। अब आपको थोड़ा सा डिस्प्लेस करना है, तो जैसे आप डिस्प्लेस करेंगे इसे, तो अभी ये ऑलरेडी एक्स नॉट डिस्प्लेस्ड है, थोड़ा सा आपने इसको और डिस्प्लेस कर दिया, ये इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन थी, यहाँ से आपने इसको एक्स और डिस्प्लेस कर दिया, ये इसकी नेचुरल लेंथ थी, यहाँ से ऑलरेडी एक्स नॉट था, और एफ नॉट फोर्स आप इधर लगा ही रहे हो उस पे, मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है। अब इस पे अगर मैं फोर्स लिखूं तो लिख सकता हूँ एफ नॉट माइनस के एक्स माइनस एक्स नॉट, ये इस पे नेट फोर्स लग रहा है, क्योंकि एफ नॉट राइट साइड में है, स्प्रिंग फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, टोटल इलोंगेशन एक्स नॉट प्लस एक्स है, तो एक्स नॉट प्लस एक्स, ये टोटल फोर्स पीछे की तरफ लग गया। और इस फोर्स को अगर अपन देखें तो किससे अपने को कंपेयर करना है, ये आपका नेट फोर्स आ गया एफ नेट, और एफ नेट होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन लिख सकते हैं एफ नॉट बाई एम, या एफ नॉट को पहले एक बार इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। एफ नेट को मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा तो एफ नॉट की जगह लग सकता हूँ के एक्स नॉट अगेन माइनस के एक्स नॉट, तो यहाँ से फिर से आपके पास बच गया एफ नेट इक्वल टू माइनस के एक्स, क्या है बिल्कुल पहले वाली इक्वेशन आ गई आपके पास जो अभी आपने यहाँ लिखी थी, देखिए एफ नेट इक्वल टू माइनस के एक्स, सेम इक्वेशन यहाँ भी आपको मिल गई। और ऐसे ही जब आप सॉरी, ऐसे ही जब आप इंक्लाइन प्लेन वाला करेंगे तब भी आपको बिल्कुल सेम इक्वेशन मिलेगी। क्यों? तब कौन सा फोर्स यहाँ पे लग रहा है, जैसे यहाँ पे एफ नॉट लग रहा है, जैसे यहाँ पे एम जी साइन थीटा एक फोर्स है जो हमेशा यहाँ पे लगता रहेगा, और ये एम जी साइन थीटा बिल्कुल एफ नॉट की तरफ बिहेव कर रहा है। इनिशियल कंडीशन जब आप इसके लिखेंगे तो फिर से जो इनिशियल इलोंगेशन होगा वो एफ नॉट के बराबर आ जाएगा, फाइनली आप फिर से सेम आंसर को तक पहुंच जाएंगे। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है आपको एक ही आंसर ध्यान रखना है, 2 पाई रूट और एम बाई के, ये आपका टाइम पीरियड हो जाएगा एक स्प्रिंग और एक मास के केस में। क्लियर? अब वो स्प्रिंग कैसी भी रखी हो, तीनों कंडीशंस आपके सामने है। और यहाँ से हम बहुत एक इंपॉर्टेंट उस पे रिजल्ट पे भी पहुंचेंगे कि कोई एक कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स अगर किसी एसएचएम पे लग रहा है तो उसका टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे mg एक कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, इसको लगातार नीचे की तरफ खींचे हुए है, यहाँ पे देखिए तो एफ नॉट लगातार इसको इस तरफ खींचे हुए है, और यहाँ पे देखिए तो mg साइन थीटा लगातार इसको इस तरफ खींचे हुए है, लेकिन इसका टाइम पीरियड ऑफ द एसएचएम पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये चाहे फोर्स रहता या नहीं रहता टाइम पीरियड अपने को उतना ही मिल जाता। क्लियर है बात? तो ये रिजल्ट हम हालांकि आगे देखेंगे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान में आपको रखनी है। स्प्रिंग के केस में आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है। इस बार अभी जेई मेन में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, बड़ा आसान से क्वेश्चन पूछा गया था कि ये सेटअप दे दिया, पूछा इसका टाइम पीरियड बताइए, तो बड़ा आसान से अपन तो सीधा जानते हैं क्या आंसर लिखना है अपने को। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। क्या क्वेश्चन है देखिए, इस बार सिस्टम आपको दे दिया है ऐसा, बोला गया कि इस बार बताइए कितना टाइम पीरियड इसका रहने वाला है। एक स्ट्रिंग दे दी, स्प्रिंग दे दी, पुली दे दी, और एक मास यहाँ पे लटका दिया। टाइम पीरियड ऑफ मास एम आपसे पूछा गया है, तो क्या करना चाहिए? फिर से अपनी कंडीशंस तो वही सारी हैं, पहले अपने को इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालनी है और उसके बाद अपने को थोड़ा सा इसको डिस्प्ले करना है। तो जैसे आप इक्विलिब्रियम कंडीशन देखोगे, आप यहाँ से बता सकते हो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये ऑलरेडी थोड़ा सा इलोंगेटेड होगा, क्योंकि स्प्रिंग अगर मैं एम मास का यहाँ पे बनाऊं तो इस पे नीचे अपना एम लग रहा है, ऊपर इस पे टेंशन लग रहा है। और अगर मैं स्प्रिंग के केस में बनाऊं तो स्प्रिंग के ऊपर टेंशन लग रहा है, तो ये खुद पे नीचे के एक्स नॉट की तरफ खींच रही होगी, क्योंकि इसका एलोंगेशन अगर एक्स नॉट हुआ है तो एक्स नॉट की वजह से ये खुद को खींचेगी। तो हम कह सकते हैं कि इस पूरी स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो टेंशन स्प्रिंग फोर्स के बराबर ही है। दिस टेंशन इज इक्वल टू के एक्स नॉट एट द इनिशियल, मतलब लिख सकता हूँ कि इनिशियल पोजीशन पे एम जी इज इक्वल टू के एक्स नॉट। ये आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन वाली बात हो गई। अब दूसरी बात आती है कि आप इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कीजिए, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, आपने थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस कर दिया। अब जैसे ही डिस्प्लेस किया तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर अपन इसका डायग्राम बनाए तो नीचे mg लग रहा है, ऊपर की तरफ अब हो जाएगा कि x प्लस एक्स नॉट के बराबर, क्योंकि स्प्रिंग इतनी खींच चुकी है अब। तो इस पे नेट फोर्स अगर लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू एम जी माइनस
के एक्स माइनस के एक्स नॉट, और एम जी हम जानते हैं के एक्स नॉट बराबर है, फिर से चीजें कैंसिल हो गई, फिर से आपके पास आ गया एफ नेट इज इक्वल टू माइनस के एक्स। क्या फिर से आपको सेम आंसर मिल जाएगा टाइम पीरियड का? बिल्कुल ठीक बात है, 2 पाई रूट ओवर m बाई के बराबर फिर से टाइम पीरियड आपको वही मिल जाएगा। तो देख रहे हैं आप, ये एक स्प्रिंग एक ब्लॉक फिर से था, तो फिर से आपको टाइम पीरियड बिल्कुल वैसा ही मिल गया जो अपन ने सोचा था, 2 पाई रूट ओवर m बाई के बराबर। क्लियर? तो एक ब्लॉक और एक स्प्रिंग बहुत तरीके से कनेक्टेड करके बताई जा सकती हैं, सब में आपका आंसर सेम यहाँ पे मिल रहा है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ जो ब्लॉक है वो डायरेक्ट स्प्रिंग से कनेक्टेड नहीं है, स्प्रिंग जो है वो पुली से कनेक्टेड है। अब ये पूरी पुली जो है वो ऑसिलेट करेगी, तो ये हो सकता है यहाँ पे आंसर आपका चेंज हो जाए। चलिए चेक करते हैं। तो करने का तरीका बिल्कुल सारी बातें वही हैं। पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन देखनी है। उस इक्विलिब्रियम पोजीशन के बाद आपको थोड़ा सा डिस्प्लेस करना है और फिर वहां से फिर से फोर्सेस लिखना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या लिखेंगे। सबसे पहली बात, इक्विलिब्रियम पोजीशन देखें। तो ये स्प्रिंग यहाँ पे कनेक्टेड है, पुली यहाँ पे है, मैंने मान लिया कि ये जो कंडीशन है ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है जिसमें एक्स नॉट ये ऑलरेडी एलोंगेटेड है, तो इस पुली पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? पुली पे ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स लगा रही है के एक्स नॉट, नीचे ही दोनों स्ट्रिंग्स हैं जो इस पे टेंशन लगाएंगी टी नॉट और टी नॉट के बराबर। और जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो हम जानते हैं कि इस इसके इक्विलिब्रियम के लिए दिस एम जी शुड बी इक्वल टू टी नॉट, और अगर टी नॉट इक्वल टू एम जी है तो ये के एक्स नॉट इज इक्वल टू 2mg के बराबर हो जाएगा, क्योंकि टी नॉट इधर से भी लग रहा है, टी नॉट इधर से भी लग रहा है, और टी नॉट इक्वल टू mg है, तो के एक्स नॉट शुड बी इक्वल टू 2mg। तो ये अपने को मिल गया इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात। अब अपन करते हैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस। डिस्प्लेस करेंगे तो मैंने मान लिया यहाँ पे कि आपने इसको x से डिस्प्लेस किया, ठीक है। अब जैसे आप इसको x से डिस्प्लेस करेंगे, अपन इस मास को x से डिस्प्लेस करते हैं, जैसे आपने इसको x से डिस्प्लेस किया यहाँ पे, अब अपने को यहाँ पे पुली सिस्टम से डिस्प्लेसमेंट्स देखनी पड़ेंगी। तो जैसे पुली सिस्टम से डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो अपने को क्या समझ में आएगा भैया, कि अगर ये मास x नीचे जाएगा तो ये पूरी पुली जो है वो x/2 नीचे आएगी। ऐसा क्यों? हमने पहले भी पढ़ा था कंस्ट्रेंट रिलेशंस में कि आप अगर इस मास को x नीचे खींचते हैं तो स्ट्रिंग कहाँ कहाँ से आएगी, x/2 यहाँ से आएगी और x/2 यहाँ से आएगी। जब x/2 ये टोटल इधर से आ रही है, मतलब ये x/2 अगर नीचे आ जाएगा तो x/2 मिलके टोटल ये x नीचे आ जाएगा। क्लियर? तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इस स्प्रिंग जो है वो x/2 का एक्सपेंशन इसमें होगा। अगर ऐसा है तो अब अपन नया फोर्स यहाँ पे लिख पाएंगे। नया फोर्स क्या लिख पाएंगे? तो अब अगर यहाँ देखा जाए तो mg और t इस केस में ये है, ऊपर फोर्स अब जो टोटल लगेगा वो x/2 प्लस एक्स नॉट के हिसाब से लगेगा, नीचे यहाँ पे 2t फोर्स इस पे लगेगा। अब अपने को देखना पड़ेगा कि इक्वेशन कैसी बनेगी। तो चलिए लिखते हैं, नेट फोर्स अगर लिखा जाए इस मास m पे, F नेट ऑन m, तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखा जाएगा F नेट इज इक्वल टू mg माइनस t के बराबर। क्लियर है? और टेंशन कितनी है? तो टेंशन अगर यहाँ इस पुली की बात करूं तो पुली है मासलेस। मासलेस चीजें जब भी होती हैं तो आप लिखते हो F इक्वल टू एम ए। अगर सोचो m 0 हो गया तो क्या नेट फोर्स मासलेस चीजों पे हमेशा 0 होना चाहिए? यस। मतलब इस पुली पे नेट फोर्स अगर 0 है तो ऊपर जो फोर्स लग रहा है k टाइम्स x/2 प्लस एक्स नॉट, नीचे लग रहा है 2t, तो हम यहाँ से t की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे सीधे से लिख सकता हूँ फॉर स्प्रिंग या फॉर पुली 2t इज इक्वल टू k टाइम्स एक्स नॉट प्लस x/2, ऐसा हो जाएगा। इसको अपन यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं t की वैल्यू, तो एफ नेट मुझे यहाँ से मिल जाएगा mg माइनस t की जगह डालता हूं मैं k/2 एक्स नॉट माइनस k/4x, ये अपने पास आ गया। क्लियर? अब यहां से आप देखिए ध्यान से, तो mg की जगह अपन क्या डालें? mg की जगह डाल सकते हैं या के एक्स नॉट की जगह डाल सकते हैं 2mg। तो mg की जगह डाल सकता है के एक्स नॉट बाई 2 के बराबर। तो चलिए यहाँ पुट करते हैं के एक्स नॉट बाई 2, के एक्स नॉट बाई 2 माइनस के एक्स नॉट बाई 2 माइनस के एक्स बाई 4। तो क्या मिल गया यहाँ से? एफ नेट इज इक्वल टू माइनस के एक्स बाई 4 के बराबर। और इसको अपने को किससे कंपेयर करना है? तो यहाँ से एक्सेलरेशन लिखा जा सकता है माइनस के बाई एम
बाई 4m इंटू एक्स, और इसको कंपेयर करते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से। तो यहाँ से आपको ओमेगा मिल गया, ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर के बाई 4m, यहाँ से आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा 2 पाई रूट ओवर 4m बाई के बराबर। क्लियर बात? तो करने का तरीका बिल्कुल सब में वही है। हमें सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालनी है, उस इक्विलिब्रियम पोजीशन के करस्पॉन्डिंग आपको पहले इक्वेशन लिखनी है, जैसे हमने यहाँ लिखी। फिर आपको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करना है, उस डिस्प्लेसमेंट के बाद आपको एफ नेट लिखना है, उस एफ नेट को अपने को कंपेयर करना है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, और वहां से ओमेगा निकाल के टाइम पीरियड लिखना पड़ेगा। क्लियर बात? ये सारा आपका प्रोसेस रहने वाला है। अब यहाँ ध्यान रखिए, क्योंकि स्प्रिंग जो है वो डायरेक्ट ब्लॉक से कनेक्टेड नहीं है, स्प्रिंग इस पुली से कनेक्टेड है और ब्लॉक भी इस पुली से कनेक्टेड है, तो यहाँ आपको आंसर सेम नहीं लिख पाएंगे 2 पाई रूट और m बाई के, यहाँ पे आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। और ऐसे आई गेस आपको ये बात भी क्लियर है कि यहाँ भी आपको सारी चीजें सॉल्व करनी ही पड़ेंगी। फिर से आपको देखना पड़ेगा कि अभी इक्विलिब्रियम में कितना इसमें एक्सपेंशन है x नॉट, फिर जब आप इसे x थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देंगे तब यहाँ कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा, और उसके हिसाब से नया फोर्स यहाँ पे कितना लिखा जाएगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि ये आप ट्राई करेंगे। मैं आपको एक आइडिया देता हूं कि क्या क्या यहाँ पे होना चाहिए। देखिए, अगर ये x नीचे चलता है तो इसे 2x नीचे आना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं कि भैया 2x ये दोनों नीचे आएंगे तो ये x नीचे जा पाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो इस बार इसमें स्प्रिंग में एलोंगेशन हो जाएगा 2x के बराबर, जब आप इसको x से डिस्प्लेस करेंगे। अब नया फोर्स जो आप लिखेंगे x प्लस एक्स नॉट प्लस 2x के हिसाब से लिखेंगे, और फिर आप वहां से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आप लोग ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को एक बार। अपन चलते हैं अभी नेक्स्ट पे। ये देखिए यहाँ पे आपको बता रखा है, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व करके अपना आंसर बता पाएंगे फाइनली। आप चाहें तो मैं इसका आंसर आपके लिए लिख लेता हूँ, आप लोग मैच कीजिएगा। t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर के बाई m बाई 4k, ये आपका इसमें आंसर आएगा। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए जो लेफ्ट ब्लॉक यहाँ पे दे रखा है ये कोलाइड करता है इनइलास्टिकली। इनइलास्टिक कोलिजन मतलब समझते हो आप? तो इनइलास्टिक कोलिजन में हम जानते हैं भैया कि जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से इनइलास्टिक कोलिजन करता है तो दोनों चिपक जाते हैं और दोनों बाद में सेम वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, है ना। तो ये आया है और इसके साथ आगे चिपक गया, चिपकने के बाद दोनों किसी सेम वेलोसिटी v डैश से मूव करेंगे। ये बात अपने को समझ में आती है, ठीक है भाई। तो पूछा क्या है, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपसे यहाँ पे एम्पलीट्यूड पूछा गया है, तो एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे? एम्पलीट्यूड निकालने का बड़ा आसान सा तरीका, हमें यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि एम्पलीट्यूड कैसे कैसे रिलेट कर सकते हैं आप। तो एम्पलीट्यूड का रिलेशन, एक तो अगर मुझे इसका SHM पता है कि ये कहाँ से कहाँ तक हो रहा है तो मैं निकाल सकता हूँ, पर वो तो मुझे पता नहीं है, ना मुझे इसका टाइम पीरियड पता है, ना ओमेगा पता है। तो एम्पलीट्यूड कैसे निकाला जाए? तो एम्पलीट्यूड निकालने का फिर जो दूसरा तरीका बनता है अपने पास, वो बनता है एनर्जी से, क्योंकि किसी भी SHM में एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। तो पहले अपन क्या करते हैं कि इन दोनों को कोलाइड करा देते हैं। जब कोलाइड आपने करा दिया तो ये किसी v डैश स्पीड के साथ अब चलने लगे। टोटल मास दोनों का हो गया 2m। तो पहले कोलिजन वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। तो कोलिजन वाले कॉन्सेप्ट में हम जानते हैं कि मोमेंटम जो होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है। मोमेंटम कंजर्व अगर करेंगे तो पहला सिर्फ m v स्पीड से चल रहा है, दूसरा वाला जो m है वो रेस्ट पे है तो उसका मोमेंटम 0 है। फाइनल मोमेंटम जो है वो दोनों 2m v डैश स्पीड के साथ चल रहे हैं, तो यहाँ से आपको v डैश मिलता है v बाई 2 के बराबर। ठीक है भाई, इन दोनों की स्पीड अपने को मिल गई कि फाइनली ये दोनों v बाई 2 से चलने वाले हैं। अब जैसे ही चलना शुरू करेंगे ये SHM वाली प्रक्रिया में आ चुके हैं, अब ये SHM करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब इनकी कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा, हमेशा ये एनर्जी कंजर्व रहने वाली है। ठीक है, यहाँ तक भी बात अच्छे समझ में आ गई अपने को, बहुत बढ़िया। अब ऐसी बेसिकली बात हो गई कि 2m है, यहाँ पे एक स्प्रिंग है और ये ऑसिलेशन इस पे कर रहा है, ऐसा सिचुएशन अपने पास है। जिस टाइम इसकी स्पीड v डैश है जो कि v बाई 2 के बराबर हमने निकाली, और ये जब इसके एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा तो हम जानते हैं कि एक्सट्रीम पे जो वेलोसिटी हो जाती है वो हो जाती है 0। और ये जितना यहाँ से यहाँ तक चला, क्या उतना ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी? यस,
क्योंकि हम जानते हैं, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एनर्जी भी ऑसिलेट करती है। काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे सबसे ज्यादा होती है और एक्सट्रीम पे 0 हो जाती है। ऐसी पोटेंशियल मीन पोजीशन पे सबसे कम होती है और एक्सट्रीम पे मैक्सिमम हो जाती है। हमने इसके रिलेशन भी देखे थे। तो काइनेटिक एनर्जी अगर पहले लिखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन। ये बात यहाँ पे लिखी जा सकती है, क्योंकि वही सारी एनर्जी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मीन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो हाफ इंटू 2m इंटू वी डैश का स्क्वायर, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, तो होती है हाफ के ए स्क्वायर के बराबर। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। हम जानते हैं स्प्रिंग में एनर्जी जो स्टोर होती है हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। इसका जो कंप्रेशन हुआ है वो एम्पलीट्यूड ए के बराबर हुआ है, तो ये इसकी एनर्जी हो गई। यहाँ से आप आराम से ए निकाल सकते हैं। तो अपना आंसर आएगा, यहाँ से हाफ से 2 कैंसिल, तो बचेगा आपके पास m इंटू वी डैश। वी डैश इज v बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर। यहाँ से आप अगर देखें तो एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, वो के इस तरफ आ जाएगा। सो आपके पास जो आंसर आएगा एम वी स्क्वायर बाई 2k का रूट। दिस इज योर a। तो अगर v स्क्वायर आप बाहर भी ले लें तो फाइनल आंसर आ जाएगा m बाई 2k इंटू वी के बराबर। दिस इज द एम्पलीट्यूड। फाइनल आंसर ये आपका रहेगा। क्लियर है बात? तो एनर्जी के ऑसिलेशन से हम बोल सकते हैं कि ये आपका फाइनल आंसर एम्पलीट्यूड के लिए बनने वाला है। क्लियर है बात? अच्छे से समझ में आ गई? नेक्स्ट देखिए, द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम एंड एट रेस्ट। ठीक है, नाउ मास m1 इज रिमूव्ड फ्रॉम m2। ये पहले m2 के ऊपर m1 रखा हुआ था, तो ये इस टाइम पे इस पोजीशन पे रेस्ट पे था। अब जैसे ही आप इसको रिमूव करेंगे तो रिमूव करते ही ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो अब ज्यादा हो जाएगा और नीचे लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा। क्योंकि सोचिए, पहले जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में था तो मैं बोल सकता हूँ कि m1 प्लस m2 इन दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा था और ऊपर के एक्स नॉट के बराबर फोर्स लग रहा था। मान लीजिए एक्स नॉट अगर है तो, है ना। अब इस कंडीशन में हम जानते हैं कि जैसे ही आप इस m1 को ऊपर से हटाएंगे, जैसे ही m1 हट गया तो ये नीचे लगने वाला फोर्स अब सिर्फ m2g रह जाएगा। तो इस केस में ये फोर्स इज मोर देन m2g, मतलब ये ऊपर की तरफ मोशन में आ जाएगा। जैसे ऊपर की तरफ मोशन में आएगा मतलब इसका एसएचएम शुरू हो जाएगा। अब अपने को वो चीज देखनी है कि कितना इसका टाइम पीरियड होगा, क्या इसका एम्पलीट्यूड होगा। तो करने का तरीका बहुत आसान सा होता है कि पहले आप इसका इनिशियल एक्सटेंशन निकाल लीजिए। इस इनिशियल एक्सटेंशन को मैं बोलता हूँ xi। दिस इज इनिशियल एक्सटेंशन xi। ओके, तो xi आपने निकाल लिया, यहाँ पे आया आपके पास m1 प्लस m2 इंटू जी बाई के बराबर। ओके, अब दूसरी बात अपने को क्या करनी है, अपने को इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन देखनी है। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब वो पोजीशन जहां पे नेट फोर्स इस पे 0 हो रहा हो। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कहीं इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी जहां पे इस पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा। इस टाइम पे अगर मैं इस पे फोर्स देखूं तो मान लीजिए ये डिस्टेंस जो है वो x नॉट है, मेरे को x नॉट निकालना है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे अब जो नीचे फोर्स लग रहा है सिर्फ m2g के बराबर लग रहा है, ऊपर लगने वाला फोर्स के x नॉट है। यहाँ से आपको x नॉट मिल जाएगा m2g बाय के बराबर। तो ये आपका इक्विलिब्रियम पोजिशन आ गई m2g बाय के बराबर। ठीक बात है, यहाँ तक भी अच्छी बात है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है ध्यान से देखिए, तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। यहां से इसका एसएचएम शुरू हुआ था और ये इसकी मीन पोजीशन है। मीन से एक्सट्रीम की डिस्टेंस ही तो एम्पलीट्यूड कहलाती है। तो ये इसका एक्सट्रीम है, ये इसका मीन है। दिस डिस्टेंस इज एम्पलीट्यूड। और ये एम्पलीट्यूड कितना है तो वो भी यहाँ से देख पा रहे हैं। दिस एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट इनिशियल माइनस इक्विलिब्रियम पोजीशन वाला डिस्टेंस एक्स आई माइनस एक्स नॉट। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स आई आपके पास है m1 प्लस m2 इंटू जी बाई के बराबर और एक्स नॉट है m2 इंटू जी बाई के बराबर। तो यहाँ से कितना मिल गया एम्पलीट्यूड m1 इंटू जी बाई के बराबर। तो एक आंसर तो आपको मिल गया एम्पलीट्यूड का। अब एम्पलीट्यूड मिलने के बाद अपने को चाहिए टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कैसे निकालें, बताइए टाइम पीरियड कैसे निकाला जाएगा। अपने को पता है कि यहाँ पे अब मोशन कैसा है, सिर्फ एक स्प्रिंग है, उस एक स्प्रिंग के नीचे एक मास लगा हुआ है m2। और हम जानते हैं कि ऐसा जब
सिस्टम होता है, एक स्प्रिंग एक मास डायरेक्ट जब कनेक्शन में होते हैं, तो हम जानते हैं इसका टाइम पीरियड कितना बनता है, 2 पाई रूट ओवर m2/k के बराबर। तो ये आपका टाइम पीरियड हो जाएगा, ये आपका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इनका, अच्छे से आपको समझ में आने चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ब्लॉक ऑफ मास m2 इज इन इक्विलिब्रियम एंड एट रेस्ट। ठीक है भैया। The mass m1 moving with velocity u vertically downward collides with m2 and sticks to it. Find the energy of oscillation. ये आपसे पूछा गया है कि पहले एक m2 था, वो यहाँ पे टिका हुआ था, रेस्ट पे था, और ऊपर से आके एक m1 जो कि u स्पीड से आके इससे टकराता है और इस पे आके चिपक जाता है। अब पूछा गया कि इस SHM की एनर्जी बताइए। तो क्या करना पड़ेगा, फिर से वही सारी बातें हो जाएंगी कि आप अगर यहाँ पे चिपकने के बाद इनकी नई वेलोसिटी पता कर लें, मान लीजिए ये v वेलोसिटी से अब चलने लगा, अगर ये v पता चल गया तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वही तो SHM की टोटल एनर्जी हो जाएगी। तो बस अपने को पता करना है। देखिए कैसे पता करें। मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन से हम क्या बता सकते हैं, momentum conservation will lead you to the answer momentum conservation 0 है, m1 जो है वो u स्पीड से चल रहा है, फाइनली दोनों ही m1 प्लस m2 जो है वो v स्पीड से चल रहे हैं, तो v अपने को मिल जाएगा m1 u बाय m1 प्लस m2 के बराबर। तो ये वेलोसिटी अपने को मिल गई, इन दोनों की फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अपने को चाहिए यहाँ पे एनर्जी। अब यहाँ पे जो एक ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, वो ट्विस्ट क्या है देखते हैं इस पे। ट्विस्ट ये है कि ये जो कंडीशन है ये इस m2 के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन थी। ठीक बात है। तो अगर सिर्फ m2 यहाँ पे ऑसिलेशन करता तो इस के अबाउट ऑसिलेशन कर रहा होता, हमें कोई दिक्कत नहीं होती, ये इसकी मीन पोजीशन थी। लेकिन जैसे ही ये m1 भी इससे आके चिपक गया, क्या अब इनकी मीन पोजीशन चेंज हो जाएगी? हाँ, अब अगर आप इक्विलिब्रियम पोजीशन देखो तो वो यहाँ कहीं आएगी, क्योंकि टोटल मास बढ़ चुका है, इसलिए टोटल इलॉन्गेशन को भी बढ़ना पड़ेगा। अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है, मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम नहीं है, दिस वेलोसिटी इज नॉट मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होती है जो कि यहाँ के यहाँ के बनने वाली है। तो अगर ये मैक्सिमम नहीं है तो आप सीधा हाफ mv² से टोटल एनर्जी नहीं लिख पाओगे, क्योंकि इस कंडीशन में यहाँ पे कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। अब बहुत सारी बातें अपने को यहाँ पे देखनी पड़ेगी। तो करने का तरीका बड़ा आसान है। क्या कर सकते हैं हम कि या तो यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी लिख लें, कितनी पोटेंशियल एनर्जी इस केस में है, या फिर हम एक काम करें कि अगर इसका एम्पलीट्यूड किसी तरीके से निकाल पाए तो भी अपना काम हो जाएगा, क्योंकि हाफ के स्क्वायर इज द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेशन। अगर एम्पलीट्यूड मिल गया तो अपना काम हो जाएगा। तो इस पूरे सिस्टम को आपको यहाँ पे एक डायग्राम से दिखा रखा है, रे डायग्राम इसको बोल सकते हैं, कि ये इसकी नेचुरल लेंथ है। ठीक है भैया, ये नेचुरल लेंथ है। यहाँ से अभी इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो x नॉट है, ये ऑलरेडी हम जानते हैं कि m2g नीचे लग रहा होगा, ऊपर kx नॉट लग रहा होगा, तो ये ऑलरेडी m2g/k इतनी डिस्टेंस पे ही अभी ऑलरेडी है। तो m2g/k डिस्टेंस पे अभी ऑलरेडी है। अब इस टाइम पे इसके पास वेलोसिटी कितनी हो गई, v के बराबर। और हम जानते हैं मीन पोजीशन वो यहाँ कहीं जाके आएगी, इस पे एक्स्ट्रा मास जो आया है वो m1 के बराबर आया है, तो ये डिस्टेंस होगी m1g/k के बराबर। तो m1g/k डिस्टेंस और चलने के बाद आपको मीन पोजीशन मिलने वाली है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो होगी मैक्सिमम वेलोसिटी। और ऑसिल अगर आप देखो एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड यहाँ से अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करें? तो हम जानते हैं कि किसी भी पोजीशन पे वेलोसिटी जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है v² इज इक्वल टू ω² a² माइनस x² के बराबर। ठीक है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है। अगर ऐसा है तो हमारे पास v है, हमारे पास x भी है, क्योंकि ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये डिस्टेंस जो हो गई वो x के बराबर हो गई। तो कैसे लिखा जाएगा, v इज इक्वल टू v² की जगह डाल सकते हैं m1u/m1 प्लस m2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा। अब ये दोनों जब ट्रैवल करते हैं तो एक स्प्रिंग पे एक मास है m1 प्लस m2 के बराबर, इसका टाइम पीरियड कितना लिखोगे, टाइम पीरियड शुड बी 2 पाई रूट ओवर m बाई, तो m की जगह आएगा m1 प्लस m2 बाई k।
तो यहाँ से ओमेगा बेसिकली आपको कितना मिलता है इसका, ओमेगा इज इक्वल टू के बाई m1 प्लस m2। सो ओमेगा स्क्वायर की जगह हम डाल सकते हैं के बाई m1 प्लस m2 के बराबर। तो ये डाल दो यहाँ पे के बाई m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, ओके, इंटू ए स्क्वायर अपने को कैलकुलेट करना है। और x को अगर देखा जाए तो x हमने देखा m1g बाय के बराबर, ये इसका x हो गया। अब अपने को सारी चीजें पता है, यहाँ से सॉल्व करते हैं तो आपको फाइनल एक्सप्रेशन यहाँ से मिल जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको के स्क्वायर मिलेगा, के स्क्वायर विल बी इक्वल टू m1 स्क्वायर u स्क्वायर बाय m1 प्लस m2 प्लस m1g बाय के का होल स्क्वायर। ये आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन मिल रहा है। आप जानते हैं का टोटल एनर्जी इज हाफ के स्क्वायर, सो दिस विल बी द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेशन। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट वाला था, ये ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन को करने में। सीधा आप अगर v यहीं से वेलोसिटी उठा लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं होगी। अब देखिए ये क्वेश्चन में बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है ये वाला। सिचुएशन ऐसी है कि एक पैन यहाँ पे है, एक स्प्रिंग इससे नीचे यहाँ अटैच्ड है, और यहाँ पे ये ग्राउंड पे टिकी हुई है। एक मास ऊपर से आता है m, जो अभी आके यहाँ पे गिरा, ठीक है, उसको h हाइट से फेंका गया है। जब h हाइट से आके टकराएगा तो हम जानते हैं कि इसकी स्पीड होगी यहाँ पे √2gh के बराबर, ठीक है, ये यहाँ से कहीं से फेंका गया था, h हाइट के बराबर ये है, तो √2gh स्पीड से आके इस पे टकराएगा। अब जब टकराएगा तो हम बोल सकते हैं कि इसकी वजह से ये थोड़ा सा नीचे यहाँ तक शिफ्ट हो जाएगा, ये इसकी नई इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी। इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के करस्पॉन्डिंग जो इसका कंप्रेशन आया वो x के बराबर आया, ये यहाँ चिपक चुका है m, और ये इसमें अब नई इक्विलिब्रियम पोजीशन है। हम जानते हैं नई इक्विलिब्रियम पोजीशन कब होगी, जब kx इक्वल टू mg के बराबर होगा। तो यहाँ से x मिलता है आपको mg बाय k के बराबर। दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब जैसे आपको नई इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल गई, हम जानते हैं कि जब ये यहाँ पे था तब इसकी वेलोसिटी थी v के बराबर, विच इज √2gh, और ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, तो दिस डिस्टेंस इज x। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि मीन पोजीशन से जब ये x डिस्टेंस पे था तो इसकी वेलोसिटी थी √2gh के बराबर। तो सीधा सा हिसाब हो गया कि ये ऐसे आ रहा है, यहाँ पे इसकी मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन से जब ये x डिस्टेंस पे था तो इसकी जो वेलोसिटी थी वो थी √2gh के बराबर। तो हम जानते हैं यहाँ से कि वेलोसिटी का फॉर्मूला इज ओमेगा √a² माइनस x स्क्वायर के बराबर, या v स्क्वायर को लिखा जा सकता है ओमेगा स्क्वायर a² माइनस x स्क्वायर। अगर ऐसा है तो v की जगह में डालता हूँ √2gh, तो यहाँ से मिलेगा 2gh इज इक्वल टू ओमेगा, एक ही मास है, वही एक स्प्रिंग है, हम जानते हैं ओमेगा होता है √k/m के बराबर। तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा k/m के बराबर इंटू a² माइनस x अपने निकाला है, तो m²g² ये हो जाएगा आपका। क्लियर। अब यहाँ से इसको अगर सॉल्व किया जाए, a अब निकाला जाए, तो a को क्या लिखा जा सकता है, ये k/m इधर आ गया, तो हो जाएगा 2ghm/k इज प्लस m²g²/k² इज इक्वल टू a²। ये आपका एक्सप्रेशन बन गया यहाँ पे। सॉल्व करें तो यहाँ से जो आपको फाइनली a की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी mg/k, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं mg/k √1 प्लस 2kh/mg के बराबर, ठीक है। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया a के लिए। तो एनर्जी ऑफ द ऑसिलेशन अगर पूछी गई है तो एनर्जी ऑफ द ऑसिलेशन सीधा सीधा लिखा जा सकता है, एनर्जी ऑफ द ऑसिलेशन वो होती है हाफ के a² के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा हाफ ऑफ mg इंटू 1 प्लस 2kh/mg। ये आपका आंसर हो जाएगा m²g², और ऐसा आपका आंसर हो जाएगा ये बाय k, ठीक है। दिस इज योर टोटल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेशन। एम्पलीट्यूड भी अपन निकाल चुके हैं, ये दो बातें पूछी थी आपसे, एम्पलीट्यूड एंड एनर्जी ऑफ द ऑसिलेशन। तो एम्पलीट्यूड मिल गया तो हाफ k² से एनर्जी भी आसानी से निकाली जा सकती है, ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। A body of mass 2m is connected to another body of mass m. The mass 2m performs vertical SHM, ठीक है, ये SHM परफॉर्म करता है यहाँ पे। Then find out the maximum amplitude of 2m such that the mass m doesn't lift up from the ground.
पूछा गया है कि इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो कि ये जो है ये ग्राउंड से उठे ना, मतलब यहाँ पे नॉर्मल जीरो ना हो, ऐसी बात यहाँ पे बोली गई है। नॉर्मल तभी रह सकता है जब ये कांटेक्ट में रहे। तो बेसिकली आपसे पूछा है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना करें कि ये कांटेक्ट में रहे। तो लिमिटिंग कंडीशन की अगर बात करूं तो आप इतना एम्पलीट्यूड कर दीजिए कि ये जस्ट लिफ्ट ऑफ हो जाए, जस्ट यहाँ से उठ जाए, मतलब नॉर्मल जीरो हो जाए। उससे कम एम्पलीट्यूड आपको इसका रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन पहले देखते हैं कि मीन पोजीशन क्या है। अगर नेचुरल लेंथ ये थी इसकी, यहाँ से यहाँ तक इज द नेचुरल लेंथ, तो मीन पोजीशन हम कह सकते हैं कि क्यू के ऊपर 2m रखा हुआ है, ये थोड़ा सा स्प्रिंग दब गई होगी, तो इसकी वजह से इसकी जो मीन पोजीशन है x नॉट वो लिखी जा सकती है। कितनी लिखी जा सकती है, तो आराम से हम कह सकते हैं कि इस पे जो 2mg इज इक्वल टू के एक्स नॉट के बराबर होगा। यहाँ से x नॉट आपको मिल जाएगा 2mg/k के बराबर। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करना है। तो अपने इसको इतना डिस्प्लेस किया कि मान लीजिए इसको x डैश और डिस्प्लेस कर दिया आपने इसको। x डैश जब आपने डिस्प्लेस किया वो किसके बराबर होना चाहिए, वो x डैश ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे नॉर्मल जीरो हो जाए। अगर नॉर्मल जीरो हो रहा है तो मैं इसके लिए अगर बात करूं तो ये m है, ऊपर इस पे के एक्स डैश फोर्स लगेगा क्योंकि स्प्रिंग को कंप्रेस किया है, स्प्रिंग अपनी तरफ खींचेगी इसको, और नीचे की तरफ इस पे फोर्स लग रहा है mg के बराबर। ठीक है, ये इसकी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से इसको x डैश के बराबर ऊपर की तरफ आपने इसको किया, तो स्प्रिंग में जो इलांगेशन आया उस इलांगेशन की वजह से इस पे भी ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा विच इज इक्वल टू के एक्स डैश। इस पे mg लग रहा है और इस पे एक ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लग रहा है। हम कह सकते हैं कि इफ नॉर्मल इज इक्वल टू जीरो, मतलब के एक्स डैश शुड बी इक्वल टू mg। तो यहाँ से x डैश आपको मिल गया mg/k के बराबर। क्या आप इसको इतना ऊपर लेके जा सकते हैं, इससे और ज्यादा अगर ऊपर लेके गए तो ये जो नीचे वाला मास है ये उठ जाएगा। यहाँ से नहीं उठने के केस में x डैश शुड बी इक्वल टू mg/k। तो ये x डैश आपको मिल गया mg/k के बराबर। अब आपसे पूछा था एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कंसिडर किया जाता है मीन पोजीशन से, so दिस इज मीन पोजीशन, यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस 2mg/k प्लस mg/k। सो आपका आंसर फाइनली यहाँ से आ जाएगा एम्पलीट्यूड शुड बी इक्वल टू 3mg/k के बराबर। क्लियर है बात, ये आपका इसमें आंसर होना चाहिए। This amplitude should be equal to 2mg/k plus mg/k, which is equal to 3mg/k. This should be the amplitude. क्लियर है सारी बातें। चलिए एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कर रहा है एग्जांपल। A block of mass m is at rest on the another block of same mass। ठीक है, यहाँ पे दोनों दे रखा है। Lower block is attached to the spring, then determine the maximum amplitude of motion so that both the block will remain in contact। पूछा गया कि इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो ताकि ये दोनों हमेशा कांटेक्ट में रहें, इनके बीच का जो नॉर्मल है वो जीरो ना हो, ये आपको बोला गया है। तो कैसे निकालेंगे, जब देखिए होगा क्या कि जब ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन ऐसे ऐसे चल रहा होगा इसका, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इसके पास एक नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा। इस एक्सेलरेशन की वजह से ये वाला ब्लॉक जो स्प्रिंग से कनेक्टेड है, हो सकता है ये स्प्रिंग से कनेक्ट रह जाए और ये जो है ये ऊपर की तरफ उछल जाए, ऐसा एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है। तो ये अपने को देखना है कि नॉर्मल जीरो ना हो, मतलब ऊपर ना उछले, दोनों हमेशा साथ में चलते रहे। तो ऐसा कब हो सकता है, जब ये जो दोनों ब्लॉक्स हैं ये इस स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ से ऊपर ना जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि उस कंडीशन में जो लोअर ब्लॉक का डिसेलरेशन है, जो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लगता है, वो ज्यादा होगा ऊपर वाले ब्लॉक से, क्योंकि वो स्प्रिंग से कनेक्टेड है। और अगर ऐसा हो गया तो वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे और वो अपने को नहीं चाहिए। तो अपने पास कंडीशन आ गई है सीधी सीधी कि जो नेचुरल लेंथ है, मान लीजिए नेचुरल लेंथ यहाँ कहीं रही होगी इस स्प्रिंग की, दिस इज द नेचुरल लेंथ। इस नेचुरल लेंथ से ये अभी इस पोजीशन पे आ चुकी है विच इज एक्स नॉट, और हम जानते हैं कि एक्स नॉट को कितना लिखा जाएगा 2mg/k के बराबर। तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो एक्स नॉट से कम रहना चाहिए। सो मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड जो है, मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड शुड बी इक्वल टू 2mg/k के बराबर। इससे ज्यादा एम्पलीट्यूड यहाँ पे नहीं हो सकता। अगर इससे ज्यादा एम्पलीट्यूड हुआ तो सोचिए क्या होगा
कि अब अगर ये स्प्रिंग यहाँ तक पहुंच गई मान लीजिए, ठीक है, तो ये जो ब्लॉक है यहाँ पे और ये जो ब्लॉक है यहाँ पे, क्योंकि ये ब्लॉक तो स्प्रिंग से डायरेक्ट कनेक्शन में है, तो स्प्रिंग इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी विच इज के, और जो भी यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ होगा इस नेचुरल लेंथ से ऊपर वो के एक्स फोर्स। लेकिन इस पे तो स्प्रिंग डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, इस पे कोई फोर्स नहीं लगने वाला नीचे की तरफ, तो सोचो अब दोनों का जो नीचे लगने वाला एक्सेलरेशन है वो अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि इस पे जो नीचे वाला ब्लॉक है जो स्प्रिंग से कनेक्टेड है उसका अपना एमजी भी है और उस पे नीचे के एक्स भी लग रहा है, जबकि जो ऊपर वाला फोर्स है उस पर सिर्फ एमजी नीचे लग रहा है। दोनों का जैसे एक्सेलरेशन अलग अलग हुआ, दोनों में सेपरेशन आ जाएगा, सेपरेशन अपने को नहीं चाहिए, तो वो तब पॉसिबल है जब ये दोनों नेचुरल लेंथ से ऊपर ऑसिलेट ना करें, इनका जो मैक्सिमम ऑसिलेशन है वो नेचुरल लेंथ तक ही हो, तभी अपन कह सकते हैं कि ये पॉसिबल है कि ये दोनों साथ साथ चलते रहेंगे। तो बस सीधा अपना आंसर आ गया, मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड जितना उन्होंने अभी कंप्रेस कर रखा है नेचुरल लेंथ से उतना ही उनका एम्पलीट्यूड भी होना चाहिए। ठीक है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टू ब्लॉक सिस्टम की। क्वेश्चन इस पे बनते हैं काफी सारे, देखिए क्या कह रहा है। टू ब्लॉक्स ऑफ मास m1 and m2 are connected with a spring of natural length L and spring constant K. The system is lying on a smooth horizontal surface. Initially spring is compressed by x naught. ठीक है, आपने इसको x naught से कंप्रेस कर दिया, तो अभी जो इसकी लेंथ है वो L minus x naught है। Show that the two blocks will perform SHM about their equilibrium position. बोला गया है कि इनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट ये दोनों SHM करेंगे, ऐसा बताइए। Find the time period, amplitude of each block and the length of spring as a function of time. ये सारी बातें आपसे यहाँ पे पूछी गई हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अगर आपने इक्विलिब्रियम पोजीशन की सबसे पहले बात करें, हमारा पहला काम ये होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालना। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन जैसे ही आपने निकाली तो हम कह सकते हैं कि ये और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इस टाइम पे कोई फोर्सेस इंपैक्ट नहीं कर रहे हैं, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है, एल इसकी लेंथ है और कोई दिक्कत वाली बात यहाँ नहीं है, आराम से रखा हुआ है सिस्टम। अब आपने जब इसको कंप्रेस किया तो मान लीजिए इसका कंप्रेशन x1 था, इसका कंप्रेशन x2 था, और x1 प्लस x2 आपको x नॉट के बराबर यहाँ पे दे रखा है, इनिशियल कंप्रेशन इज x नॉट। अब इस कंप्रेशन की वजह से दोनों तरफ फोर्सेस लगेंगे, सॉरी आपने यहाँ पे इसको एक्सपैंड किया, इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर लेके गए हैं, तो यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ है, तो एक्सपेंशन की वजह से भी वही सेम फोर्सेस अब अंदर की तरफ लगेंगे। अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स यहाँ पे होगा k इंटू एक्स के बराबर और यहाँ पे होगा k इंटू एक्स के बराबर, ये दोनों फोर्सेस इस पे लगने वाले हैं। अब अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि इस पे, तो इस पे अंदर की तरफ फोर्स लगा k1 x1, इस पे अंदर की फोर्स लगा k2 x2, और हम जानते हैं कि इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स या नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, बाहर से कोई किसी पे फोर्स नहीं लगा रहा, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू 0। मतलब जो फोर्स k1 x1 है वो k2 x2 के बराबर होना चाहिए, तभी हम कह पाएंगे कि नेट फोर्स इस पे 0 है। तो एक ही इक्वेशन तो आपको ये मिल गई। दूसरी बात ये कि जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है, मैं उसको ये बोल दूं कि जो सेंटर ऑफ मास है वो मूव नहीं होगा, तो सेंटर ऑफ मास पोजीशन इज फिक्स्ड। सेंटर ऑफ मास अगर मूव नहीं करता है तो हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इन द सेंटर ऑफ मास पोजीशन इज 0। इसका मतलब m1 x1 प्लस m2 x2 शुड बी इक्वल टू 0 के बराबर, या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि m1 m2 इज इक्वल टू m1 x1 इस पूरे सिस्टम पे देखा जाए तो आपने इसको टोटल कंप्रेशन किया है x1 प्लस x2 के बराबर, और इसकी वजह से एक्सेलरेशन आएगा ब्लॉक का, तो मैं लिख सकता हूँ दिस इक्वल टू माइनस m1 a1 के बराबर। अगर ऐसा है तो यहाँ से x2 को पुट करता हूँ, मिल जाएगा x1 प्लस x2 की जगह डालता हूँ m1 x1 बाय m2 इक्वल टू माइनस m1 a1। यहाँ से अगर a1 देखा जाए तो a1 कितना मिल रहा है, ये a1 आपको मिलेगा माइनस k m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 m2 इंटू x के बराबर। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। अगर ऐसा है तो एक्सेलरेशन को हम सीधा कंपेयर किससे कर सकते हैं, दिस एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर ऐसा है तो यहाँ से आप सीधा निकाल सकते हैं ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर
k टाइम्स m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 m2, ये आपका आ जाएगा ओमेगा। तो टाइम पीरियड भी आप निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा। सो यहाँ से आपको मिल गया टाइम पीरियड कितना मास आपने लिया रिड्यूस्ड मास म्यू m1 m2 m1 प्लस m रिड्यूस्ड मास। तो सीधा सीधा आप क्या लिखा जा सकता है, ये जो टाइम पीरियड मिला 2 पाई रूट ओवर म्यू बाई के बराबर मिल गया। दिस टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट ओवर म्यू बाई के। क्लियर है बात? तो ये आपका आ गया टाइम पीरियड। तो जब अपना जो ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स वाला। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला कॉम्बिनेशन जो आता है वो आता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब जब आप दो स्प्रिंग्स को एक के साथ एक कनेक्ट करके लगाते हैं लाइन में, तो उसे कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें जो टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका होगा वो इसमें एक्सटेंशन प्लस इसमें एक्सटेंशन विल बी द टोटल एक्सटेंशन x1 प्लस x2। और यहाँ पे जो दोनों की टेंशन होगी वो बराबर होगी, मतलब kx1 इक्वल टू k2 x2 होता है। ध्यान हमें क्या रखना है, हमें ध्यान रखना है कि जो k इक्विवेलेंट इस स्प्रिंग का बनेगा, मतलब आप अगर इस पूरे सिस्टम को एक स्प्रिंग से कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसे लिखा जाता है k इक्विवेलेंट। दिस इज k इक्विवेलेंट। यहाँ जो k इक्विवेलेंट है उसका फॉर्मूला होगा 1 बाई k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2। ये इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो मतलब दो स्प्रिंग्स को आप एक स्प्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विवेलेंट k का, विच इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला 1 by k इक्वल टू 1 by k1 प्लस 1 by k2। और आप सोचो कि यहाँ पे आपको अगर टाइम पीरियड पूछा जाएगा तो आप क्या लिख पाएंगे? हमें पता है एक स्प्रिंग और एक मास जब होता है तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट ओवर m by k। लेकिन यहाँ पे दो स्प्रिंग को हमें पहले एक स्प्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम टाइम पीरियड लिख पाएंगे 2 पाई रूट ओवर m by k इक्विवेलेंट से। क्लियर है? तो बहुत इंपॉर्टेंट काम ये आते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा इनको। दूसरी बात, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोनों का एक एक सिरा इस वॉल में कनेक्टेड है और एक एक सिरा इस मास से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगेन यहाँ पे अगर मुझे इसको इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको ऐसा बना सकता हूँ, दिस इज के इक्विवेलेंट, एक मास हो गया यहाँ पे। और यहाँ जो के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला दिया जाता है वो के इक्विवेलेंट होता है के इक्विवेलेंट इज k1 प्लस k2 के बराबर। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला भी देखे देखे लग रहे हैं। ये कैसा फॉर्मूला है? जैसा रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करते थे, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो बिल्कुल वैसा ही कुछ कुछ चमक रहा है ये वाला। और ये कैसा दिख रहा है? जैसा रेजिस्टेंस आप सीरीज में कनेक्ट करते थे, तो ये वैसा फॉर्मूला है। तो ध्यान रखिएगा इनको, फॉर्मूला याद रखने का आसान सा तरीका है। अगर एक से ज्यादा स्प्रिंग्स हैं तो पहले के इक्विवेलेंट निकालिए और फिर अपना टाइम पीरियड अपन आराम से बता पाएंगे। तो जैसे ये आपके सामने क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए, ऐसा बता रखा है आपको क्या क्या कॉम्बिनेशन है। तो पहले ये दोनों है सीरीज में, k1 और k2 सीरीज में हो गए। उसके बाद k3 इन दोनों के साथ पैरेलल में है। तो पहले मैं निकालता हूं k1 और k2, k1 इन सीरीज विथ k2। अगर इसका इक्विवेलेंट निकाला जाएगा तो लिखूंगा 1 बाई k, इसको मैं लिख लेता हूँ k डैश, ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2। ये आ जाएगा, कितना आएगा? k डैश यहाँ से आ जाएगा k1 k2 बाय k1 प्लस k2। ये आपका आ गया इन दोनों का कॉम्बिनेशन। अब क्या सिस्टम है? अब है कि ये k डैश जो बना वो पैरेलल में है k3 के, क्योंकि इन दोनों को आप रिप्लेस कर सकते हैं k डैश से। k डैश और k3 ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो इन दोनों का अगर अपन देखें तो k इक्विवेलेंट लिखा जा सकता है फाइनल k डैश प्लस k3। k डैश की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं तो k1 k2 बाय k1 प्लस k2 प्लस k3। सो दिस इज k इक्विवेलेंट जो यहाँ पे आपको मिल रहा है। और हम जानते हैं कि टाइम पीरियड, जैसे तो आपको इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ही पूछा गया है, पर टाइम पीरियड भी यहाँ से लिखा जा सकता है। दिस टाइम पीरियड शुड बी 2 पाई रूट ओवर m बाई k इक्विवेलेंट, जहाँ k इक्विवेलेंट ये पूरा है। ऐसे अगर दूसरा देखें तो ये जो दूसरा वाला है ना,
ये कई बार बच्चों को कंफ्यूज कर देता है कि ये सीरीज लें या पैरेलल लें। तो ध्यान से देखो, हमने सीरीज में क्या बोला था कि एक स्प्रिंग दूसरी स्प्रिंग से कनेक्ट होना चाहिए और फिर वो आगे मास से कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ सीरीज में देखें तो सिर्फ एक ही स्प्रिंग मास से कनेक्ट होती थी, जबकि पैरेलल की बात करूं तो क्या दोनों स्प्रिंग मास से कनेक्ट होती थी? यस। और क्या यहाँ भी ऐसा ही सिस्टम है कि ये स्प्रिंग भी इधर मास से कनेक्टेड है और ये स्प्रिंग भी मास से कनेक्टेड है? सो दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये बात ध्यान रखने वाली होती है, इसे अलग से आप चाहे तो हाईलाइट करके नोट कर सकते हैं। दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो हम जानते हैं कि इक्विवेलेंट कितना होता है। दिस के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2। दिस इज द K इक्विवेलेंट, यहाँ पे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो टाइम पीरियड भी इसके हिसाब से आराम से लिख पाएंगे। चलिए बात करते हैं, अगर स्प्रिंग को कट कर दिया जाए तो स्प्रिंग जब कट करते हैं ना, तो उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट अगर पहले K था, अब आपने इसको कट कर दिया, मान लीजिए यहाँ से कट किया, ये लेंथ L1 हो गई, ये लेंथ L2 हो गई। तो इस छोटी वाली स्प्रिंग और इस बड़ी वाली स्प्रिंग का जो L1 और L2 वाले बने हैं, अगर ये K1 और ये K2 है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि दिस K1 इज इक्वल टू K बाई L1 एंड दिस K2 इज इक्वल टू K बाई L2। इनकी लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनके नए K बनते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कटिंग ऑफ स्प्रिंग में आप इस बात को ध्यान रख सकते हैं, कटिंग ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, अगर दोनों को इक्वल इक्वल लेंथ पे काट दिए तो हम आराम से समझ पा रहे हैं कि ये हो जाएगा आपका, सॉरी इंटू एल भी कर देंगे, इंटू एल। तो हम अगर एक को बराबर बराबर काट दो, L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L/2 है, तो हम जानते हैं कितना कितना हो जाएगा, 2 के यहाँ पे ये हो जाएंगे। क्लियर है? मान लीजिए आपने इसको, एक स्प्रिंग थी, इस स्प्रिंग को आधा काट दिया, इसका ऑलरेडी K था, तो अब ये दोनों 2K में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है। इफ स्प्रिंग इज कट इन n इक्वल पार्ट्स, तो ये कितना हो जाएगा, Nk। हर एक स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो हो जाएगा Nk के बराबर। तो ये सारी बातें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। क्लियर है? अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं कि एक स्प्रिंग थी, उसको आपने n पार्ट्स में काट दिया। अब अगर n पार्ट्स में काटा तो हर एक स्प्रिंग अपने पास Nk वाली हो गई, और इन सारी स्प्रिंग्स को आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो ऐसी Nk वाली अपनी n स्प्रिंग्स पैरेलल में कनेक्ट कर दी। तो पैरेलल में हम जानते हैं टोटल कितना बनता है, सबका सम हो जाता है, तो Nk प्लस Nk प्लस Nk, ये हो जाएगा कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो टोटल क्या हो जाएगा, n टाइम्स Nk विच इज n स्क्वायर k के बराबर। तो क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं, एक स्प्रिंग थी, उसको आपने n इक्वल पार्ट्स में कट किया, तो हर एक इक्वल पार्ट जो है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट Nk के बराबर हो गया, उन सबको आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो पैरेलल में हम जानते हैं K1 प्लस K2 प्लस K3 ऐसा चलता है, तो इन सबको ऐड कर दिया, ऐड करने पे फाइनल आंसर क्या मिला, n स्क्वायर K के बराबर। तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कटिंग ऑफ स्प्रिंग पे भी। ध्यान क्या रखना है हमें कि जब स्प्रिंग कट करते हैं तो उसकी लेंथ के इनवर्स प्रोपोर्शनल में वो स्प्रिंग कांस्टेंट बनता है। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। अब इसमें आपको दे सकता है कि L1 जो है वो 2/3L है, L2 1/3L है, तो उसके हिसाब से भी आप यहाँ पे बना सकते हैं कितना कितना स्प्रिंग कांस्टेंट बन जाएगा नया वाला। ये सारी चीजें इसमें पूछी जाएंगी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। ये फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन है, इस पे SHM हमारे काम का नहीं आएगा, इसको अभी हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एनर्जी मेथड का। जैसे अभी हमने जो मेथड देखा उसमें हमने देखा कि भैया आपने उसको एक्स से डिस्प्लेस किया था, एक्स डिस्प्लेसमेंट के बाद आपने उसका टाइम पीरियड निकाला था। टाइम पीरियड निकालने का एक तरीका और है एनर्जी मेथड, उसको हम देखेंगे कि कैसे यूज किया जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे एंगुलर SHM की तरफ, पेंडुलम वाली बातों पे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, कोई डाउट हो तो पूछिए।